Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Fast Track to 50 एंड आज हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के थर्ड लेक्चर जो है वो कवर करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड एमएसएमईज। आपके मॉड्यूल ए का ये चैप्टर है और मोस्टली जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें हम कवर करेंगे। फॉर द पीपल हु आर वाचिंग दिस सेशन फास्ट ट्रैक टू 50 फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं बता दूं कि क्या है ये सीरीज। तो ये जो सीरीज है हमने स्टार्ट करी है सो दैट 25 लेक्चर्स हम लेकर आएंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है, जिसमें से इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ये थर्ड लेक्चर है। और ऐसे ही हम 25 टोटल लेक्चर्स जो हैं वो लेकर आएंगे जिसमें कि आप अगर ध्यान से देखो, पढ़ो और इसे साथ साथ फॉलो करते चलो तो कॉन्सेप्चुअली वी विल मेक श्योर कि आपके एटलीस्ट 50 मार्क्स जो हैं वो टच हो सकें, एटलीस्ट 50, ठीक है। तो टारगेट जो है वो है कि 50 और उससे ज़्यादा जाएं, लेकिन अच्छे से अगर आप फॉलो करोगे तो आपके 50 स्कोर करने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इसे आप ध्यान से देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि एक पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे। ये आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, तो इनको आप ध्यान से देखना और साथ ही आपको डेप्थ पता चलेगी कि किस टॉपिक में से कितनी डेप्थ के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो चेक इट आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। व्हाट आर द प्रायोरिटी सेक्टर्स? ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमईज ये टॉपिक आज का होने वाला है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है। देखो, कुछ कुछ एरियाज होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्या ये आज ज़रूरी है? नहीं, ये हमेशा से ज़रूरी थे बिकॉज बहुत लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है इनसे इम्पैक्ट होती है, लोगों का रोजगार इस पर डिपेंड होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या था, पहले बैंक्स ना बहुत ज़्यादा कीन नहीं थे ऐसे सेक्टर्स में क्रेडिट देने में, लोन्स देने में। तो इनको हमेशा फाइनेंसिस की दिक्कत रहती थी। अच्छा, बैंक्स क्यों नहीं देते थे पैसा? क्योंकि उनको होता था कि हम अपने रिच या उन लोगों को, कस्टमर्स को पैसा दें या उन सेगमेंट ऑफ पीपल को पैसा दें जहाँ से रिटर्न्स आना निश्चित है, जहाँ से अच्छा रिटर्न आना निश्चित है, कि वो इंटरेस्ट भी पे कर पाएंगे और प्रिंसिपल अमाउंट भी, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो बढ़िया तरीके से जो करें। बैंक्स उस तरफ रुझाव रखते थे, लेकिन उसकी वजह से क्या होता था कि ये सेक्टर्स अंडर सर्व्ड रह जाते थे, अंडर सर्व्ड, ठीक है। बट क्या ये अच्छी चीज़ है? नहीं। अगर हमें इंक्लूसिव और बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हर सेक्टर को जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी में उसे ध्यान में लेकर चलें, उसे बेनिफिट करवाएं। तो इसीलिए आरबीआई एक स्पेशल रूल लेकर आया जिसे कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसके अकॉर्डिंग बैंक्स को कंपल्शन प्रायोरिटी पर इन सेक्टर्स को, ये जो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं, इनको लोन देना है प्रायोरिटी बेसिस पर, ताकि कोई भी सेक्टर अंडर सर्व ना रह जाए। सो दीज आर द सेक्टर्स दैट आर कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर्स, ठीक है। तो कौन से सेक्टर्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर? जो कि लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को एक तो इम्पैक्ट करें, वीकर सेक्शंस की मदद करें, है ना। कोई भी वीकर सेक्शन, चाहे जेंडर की बात कर लें स्पेसिफिक, चाहे कास्ट की बात कर लें, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हम बोल लें, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का स्कोप जो है वो रखते हो। अब आपको पता होगा कि आज की डेट में भी, या मतलब अगर मैं ओवरऑल एक फेज़ की बात करूँ तो ये जो 2000 के बाद वाला फेज़ है, एग्रीकल्चर स्टिल होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू इन द इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ये जनरेट करता है अभी भी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो बिजनेसमैन जो कि छोटे इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब छोटा इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि 1-2 लाख से कर लिया, 10 लाख से कर लिया, ये भी बात करोड़ों तक जाती है। लेकिन कंपैरेटिवली, अगर कंपैरेटिव में देखूं कि जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं उनकी अगर मैं बात करूं टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट की, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो कंपैरेटिवली जो छोटे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। ये एग्जैक्टली exactly क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन में हम समझेंगे आज के ही लेक्चर में। बट दिस इज द पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। इसके अलावा ये लिस्ट है, ये आपको याद रखनी है। एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है। एक्सपोर्ट करना क्यों? क्योंकि इंडिया रिकॉग्नाइज होगा।
एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितना पुश हम अपनी कंट्री को देंगे, अपने कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को देंगे, उतना ज़्यादा फॉरेन मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो रिकॉग्नाइज होंगे, इंडिया की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल वेलफेयर, रिन्यूएबल एनर्जी ताकि रिसोर्सेज डिप्लीट ना हो, वीकर सेक्शंस एंड अदर्स। अदर्स में क्या आ जाएगा? स्टार्टअप्स एंड इमर्जिंग नीड्स। ठीक है, आईटी, एआई अब की डेट में, अब एग्जैक्टली एआई अब इसमें ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि कुछ टाइम में हो सकता है, बिकॉज स्टार्टअप्स का बहुत एक रेलेवेंट हिस्सा ये होता है। ठीक है, तो स्टार्टअप्स हो गए और जो भी इमर्जिंग नीड कंट्री में आ रही है उससे रिलेटेड, तो ये सारे के सारे बोले जाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर्स, और इनको बैंक्स स्पेशल प्रायोरिटी पर लेंडिंग जो है वो करेंगे। इसी से रिलेटेड हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो कि दिया था मोरारजी देसाई ने इन द ईयर 1967। क्यों दिया था? क्योंकि प्रॉब्लम थी, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स, इनको बैंक क्रेडिट मिल ही नहीं रहा था। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि इनको प्रायोरिटी सेक्टर बोला जाएगा और इनके लिए पीएसएल नॉर्म्स जो हैं बैंक्स को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो क्रेडिट जो है, अब बैंक्स के पास अगर 100 रुपए हैं, पहले वो 100 के 100 रुपए या 90 रुपए उन क्लाइंट्स को दे रहे थे जो कि पे बैक आराम से कर सकते थे, जो कि वेल टू डू थे, लेकिन अब बोला गया कि नहीं भाई, 40% तो प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही है। तो अब क्या हुआ? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, 50% इनके पास, 40% प्रायोरिटी सेक्टर के पास और 10% अदर्स, है ना। तो क्रेडिट को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद मिली, इंक्लूसिव ग्रोथ में बहुत हेल्प मिली कि भाई कोई सेक्टर पीछे ना रह जाए। ठीक है, जॉब क्रिएशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत मदद मिली कि जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो और पॉवर्टी जो है वो कम से कम हो कंट्री में। तो इन सभी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो नॉर्म्स हैं वो बने। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 1967 में आया गया। गवर्नमेंट को इसने ज़्यादा कंट्रोल दे दिया बैंक की लेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए, और इसीलिए वो इन नॉर्म्स को ज़्यादा अच्छे से जो अप्लाई है वो कर पाए। ठीक है, बैंक्स को अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव जो भी है, कंट्री ने एक गोल बनाया, बैंक्स को उस गोल को फॉलो करना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट बिल आ गया था और उसने कहा कि भाई अब नेशनल गोल्स के साथ अपने एम्स को मिलाकर चलो, अलाइन कर कर चलो। ठीक है जी। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स 9 हमने किए, उनको जब पैसा देते हैं एक फिक्स्ड प्रायोरिटी पर, परसेंटेज पर और प्रायोरिटी पर, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसके अलावा ये कुछ चीजें हैं जो ऐड करी गई 2020 में, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। लोन्स टू स्टार्टअप, 50 करोड़ तक के लोन्स टू स्टार्टअप्स, फार्मर्स को लोन्स देना टू इंस्टॉल सोलर पावर पंप्स, और लोन्स फॉर सेटिंग अप कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। ये तीनों चीजें ऐड कर दी गई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। ठीक है, तो पीएसएल रूल्स को अपडेट किया गया और ये तीन चीजें इसमें अब इंक्लूड कर दी गई। अब आ जाती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जितने तारे बनाऊं मैं इसमें कम है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जो भी जिन भी चीज़ों पे मैं स्टार्स बनाऊं या टेबल्स पे स्टार बनाऊं, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। एक बार ये लेक्चर देख लो, कॉन्टेक्स्ट समझ लो, मेमोराइजिंग की चीज़ है और इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास के बाद जब भी टाइम मिले, इसका स्क्रीनशॉट रख लो या पीडीएफ्स आपके पास पहुंच जाएंगे। इनको आप रिवाइज करो टिल द टाइम यू एक्चुअली कैन मेमोराइज दीज थिंग्स। इनको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, देखो 4 तरीके के पहले तो बैंक्स हैं। ठीक है, जब हम प्रायोरिटी पर, जब हमारे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रायोरिटी पर लोन्स दे रहे हैं, तो 4 कैटेगरीज ऑफ बैंक्स है जिसमें डिवाइड किया गया है सिचुएशन। दैट इज डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, जिसमें आरआरबीज, एसएफबी नहीं आते क्योंकि वो अलग से यहाँ पर दिए हुए हैं, और फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से ज़्यादा हैं। यानी कि दो चीज़ें पहले कैटेगरी ऑफ बैंक्स में इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जैसे आपका एसबीआई है ना, एंड ऑल दैट, एचडीएफसी, और फॉरेन बैंक जिसकी 20 ब्रांचेस से ज़्यादा है। दूसरी कैटेगरी में वो फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेस हैं, फिर है आपके रीजनल रूरल बैंक्स, और फिर है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। नाम से ही पता चल रहा है, रूरल एरियाज की रिक्वायरमेंट के लिए रीजनल रूरल बैंक्स, एंड स्मॉल फाइनेंस मतलब जो बड़े छोटे छोटे अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस में डील करते हैं, बहुत बल्क अमाउंट में नहीं करते, ज़्यादा क्वांटिटी बट छोटे अमाउंट। ठीक है, सो स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो टोटल प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं, बैंक्स को आरबीआई से ये नॉर्म्स आए हैं कि 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओ बीएसई विच एवर इज हायर, ये इनको देना है अपना किसमें? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में।
ठीक है, जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात करी है हमने, टोटल ऑफ 40% ऑफ एएनबीसी या सीईओ बीएसई जो भी हायर हो वो जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ। कौन से बैंक को? उन बैंक्स को जो कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर जो फॉरेन बैंक्स हैं जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो ठीक है 40% और ये बैंक्स का टाइप भी समझ आ गया, लेकिन ये ए एन बी सी एंड ये सब क्या है? तो वो पहले देख लेते हैं क्या है। देखो, बैंक जो है वो क्रेडिट देता है, लेकिन इसके अलावा कुछ लोन्स हैं जो कि आरबीआई से बैंक्स ने लिए हैं। ठीक है, तो जो भी बैंक का क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब जो एसेट्स हैं बैंक के पास माइनस जो लोन उसने आरबीआई से लिया है जो उसको पे ऑफ करना है, दैट इज कॉल्ड नेट बैंक क्रेडिट। और इसके ऊपर की कुछ इन्वेस्टमेंट जो बैंक ने कर रखी है, इन सबको जब मैं ऐड कर लूँ, एडजस्ट कर लूँ, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। बैंक के पास क्रेडिट देने के लिए, ठीक है, क्रेडिट लोन्स देने के लिए कितना पैसा एक्चुअली में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। सीईओ बीएसई क्या है? मैं बैंक हूँ, ठीक है, आप कस्टमर हो और आपका एक सप्लायर है। आपने पेमेंट करनी थी अपने सप्लायर को गुड्स के, ठीक है। आप मेरे पास आए कि मैम एक काम करो, मुझे पेमेंट करनी है लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता, मैं 1 महीने बाद कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरे नाम पर एक लेटर ऑफ गारंटी जो है वो लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है, चलो ये लो लेटर ऑफ गारंटी, ये आप रखो अपने सप्लायर को दो और ले लो अपने जो गुड्स की सप्लाई है ना, या जो भी आपका काम है, 1 महीने बाद लेकिन पक्का प्रॉमिस पे कर देना, नहीं तो मेरे पे बात आ जाएगी। अब ऐसे केस में अगर मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ, बैलेंस शीट आपको पता होगा क्या होती है, लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं। तो जब मैं वो बैलेंस शीट बनाऊंगी, क्या ये मेरी लाइबिलिटी है आज की डेट में? नहीं, अभी तो सिर्फ एक पेपर है जो कि एक फीस, नॉमिनल सी फीस के बदले मैंने साइन करके आपको दिया है। अभी ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि अभी 1 महीना है, हो सकता है आप पे कर दो। लेकिन अगर आपने पे ना किया तो क्या होगा? तो मेरी लाइबिलिटी ये बन जाएगी, मुझे सारा का सारा पैसा सप्लायर को देना पड़ेगा क्योंकि मेरी गारंटी पे उसने आपको जो है सप्लाई ऑफ गुड्स किया। सो नाउ द थिंग इज कि ये जो गारंटी है, लेटर ऑफ गारंटी और ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपकी बैलेंस शीट के बाहर लिखे जाते हैं क्योंकि इमीडिएट लाइबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है। दीज आर कॉल्ड क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ द बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीईओ बीएसई। ठीक है, तो जब आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो लिमिट है वो यही है कि या तो भाई 40% ऑफ ए एन बी सी ई या ए एन बी सी या सीईओ बी एस सी, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो वो आपने उठाना है एंड दैट यू विल गिव अवे एज अ बैंक टू द प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, तो वो आपको एग्रीकल्चर और अलग अलग चीज़ों में डालना है पैसा प्रायोरिटी पर, ये आपको आरबीआई ने बोला है। अगर आप फॉरेन बैंक हो विद लेस देन 20 ब्रांचेस तो आपको 40% ऑफ ए एन बी सी या सीईओ बी एस सी, विच एवर इज हायर, जिसमें से कि 32% होना चाहिए एक्सपोर्ट क्रेडिट के रूप में और एटलीस्ट 8% होना चाहिए अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स को। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर्स की लिमिट आपको यहाँ पर बताई हुई है 40% इन दोनों कंपैरिजंस में, विच एवर इज हायर, 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट और कम से कम 8% जो है वो होना चाहिए किसी और प्रायोरिटी सेक्टर में। रीजनल रूरल बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो 75% आपका कंपैरिजन होना है एएनबीसी या ये, विच एवर इज हायर, जिसमें से कि मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी को कम से कम 15% तक का अमाउंट जो है वो जाना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस के केस में ये परसेंटेज जो है ये 75% हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो डिफिकल्ट लग रहा है, 2-3 बार पढ़ोगे तो ईजी हो जाएगा। 40% कमर्शियल एंड फॉरेन के केस में, चाहे वो 20% 20 ब्रांचेस से कम हो या ज़्यादा हो, और रीजनल रूरल एंड स्मॉल फाइनेंस के केस में 75 एंड 75। एडिशनल लिमिट यहाँ पर 15% की है इन सब चीज़ों के लिए। एग्रीकल्चर की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो 18% जो है वो जाना चाहिए एग्रीकल्चर को। 18% ऑफ व्हाट? ए एन बी सी ई या सीईओ। इसको अब मैं बस 18% बोलूंगी बिकॉज देर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग दीज थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, राइट। सो 18% इसका, विच एवर इज हायर। विद इन दिस, इसमें से, इस 18% में से 14% जो है ये नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को जाना चाहिए। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज अभी नहीं किया। आउट ऑफ विच टारगेट ऑफ 10% जो है वो स्मॉल मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, वो फार्मर्स जो बड़े स्मॉल लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं,
उनके लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो 18% एग्रीकल्चर की लिमिट है, जिसमें से 14 नॉन कॉर्पोरेट के लिए है और 10 जो है दैट इज फॉर एसएमएफ्स। फॉरेन बैंक्स यहाँ पर रूल अप्लाई ही नहीं होता। रीजनल रूरल के लिए 18% है, विच एवर इज हाई। विद इन दिस 14% अगेन एनसीएफ के लिए और 10% एसएमएफ के लिए। ये लिमिट यहाँ पर थ्रू आउट चलेगी, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ओवरऑल ये सेम ही है, ये तीनों जो है सेम है एग्रीकल्चर के लिए। कितने लिमिट्स याद रखनी है? 18% ओवरऑल फार्मर्स के लिए, 14% एनसीएफ्स के लिए और उसमें से 10% जो है आपका स्मॉल मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स के लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। माइक्रो एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटे वाले बिजनेसमैन, उनके लिए 7.5% तीनों ही केसेस में, और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन, अगर कोई वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली, तो उसके लिए 12%, और ये सब जगह सेम है। ठीक है जी, तो ये लिमिट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट निश्चित है। ठीक है, तो 40-40, 75-75, 18-18, 18-14 एंड 10 बेसिकली, और 7.5% थ्रू आउट एंड 12%, ये आपको याद रखनी है। फिर आ जाता है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्या है? देखो, पहली चीज तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि भाई माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो। ये लिमिट्स क्या है, ये आपको याद रखनी है। माइक्रो के केस में आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 2.5 सीआर की लगाई, अप टू 2.5 सीआर या उससे कम, तो आपको माइक्रो बोला जाएगा। साथ ही आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम का होना चाहिए। टर्नओवर मतलब साल का रेवेन्यू। ठीक है, तो 2.5 फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड 10 सीआर फॉर टर्नओवर। अगर ये दोनों नॉर्म्स आप फुलफिल करते हो तो आप माइक्रो इंडस्ट्री मतलब का पार्ट हो। स्मॉल इंडस्ट्रीज वो हैं जिसमें अप टू 25 सीआर इन्वेस्टमेंट है और अप टू 100 सीआर टर्नओवर है। मीडियम जो है इट इज अप टू 125 सीआर इन्वेस्टमेंट एंड 500 सीआर टर्नओवर। इसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना है और अपना उद्यम सर्टिफिकेट जो है वो लेना है, ताकि आपको एमएसएमई पे पूरा प्रॉपरली रजिस्टर कराया जा सके। पहले ये चीज़ अलग होती थी, जैसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, पहले आपकी ये लिमिट्स जो हैं ये कम थी, एंड सेकंड जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज हैं वो भी अलग अलग बाइफिकेशन थी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अलग नॉर्म्स फॉलो करेंगी, सर्विस इंडस्ट्री अलग नॉर्म। लेकिन अब इन सबको मर्ज करके ये लिमिट्स आपको दे दी गई हैं, इनको आप याद रखोगे। एमएसएमईज बहुत ज़रूरी होती हैं। क्यों ज़रूरी होती हैं? क्योंकि इंडिया के पास ऑलमोस्ट 64 मिलियन एमएसएमईज हैं, और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ओवरऑल बिजनेस को बूस्ट देने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। मतलब कि आप ये देखो, एमएसएमईज की अगर मैं बात करूं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इनका 45% है, 40% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में ये योगदान देती हैं, 28% तक का जीडीपी बनाने में ये मदद करती हैं, और 120 पीपल को, मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। सेकंड लार्जेस्ट है ये एम्प्लॉयमेंट के केस में आफ्टर एग्रीकल्चर, सबसे पहला अभी भी एग्रीकल्चर है। तो आप देख सकते हो कि कितने एक ह्यूज लेवल पर ये योगदान देती है इंडियन इकोनॉमी में। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन एज वेल। हर एक एरिया, कोई ऐसी सर्विस नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो एमएसएमई टारगेट ना कर रही हो। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि इनको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ जो है वो हो सके। इसीलिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेकर आई है जो कि हमने याद रखने हैं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट वाले आपको सारे समझा दूंगी इस लेक्चर में, तो ज़रा ध्यान से देखना। सो इनिशिएटिव्स एमएसएमईज एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स दोनों को एक बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की लेकर आई है, जिसमें कि वो लोन्स प्रोवाइड भी करती है, फाइनेंसिस रिक्वायरमेंट जो है उनकी फुलफिल करती है, किसी तरह का उनको मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट चाहिए उसे केटर करती है, बिजनेसमैन को इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट चाहिए तो उसमें मदद करती है, और मार्केट सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट, मतलब मैं एक एमएसएमई हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे सामान मैं बना तो रही हूँ लेकिन मेरा सामान खरीदेगा कौन? गवर्नमेंट कहती है भाई ये लो हमारी स्कीम, हम खरीदेंगे, तुम बनाओ तो सही। ठीक है, तो उस तरीके का मार्केट प्रोक्योरमेंट एंड सपोर्ट। तो इन सभी एरियाज में अलग अलग स्कीम्स बनाई गई हैं, उन्हें अब हम वन बाय वन देखेंगे। ये आप पढ़ सकते हो। इन 2020 गवर्नमेंट रिवाइज्ड द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज एंड इंक्लूडेड ऑलमोस्ट 99% ऑफ द एंटरप्राइज, ताकि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। गोल था ताकि इसे एक्सपैंड, ग्रो और
किया जा सके, ताकि जॉब्स जो है वो और ज़्यादा जनरेट हो। डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज वाज रिमूव्ड, और एक्टिवली जो बेनिफिट्स हैं एमएसएमईज के, मतलब हर एक एमएसएमईज के पास पहुंचे, ऐसा इंश्योर किया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है ये लॉन्च किया गया, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ताकि एमएसएमईज को कोविड-19 के टाइम पर सपोर्ट मिल सके, बिजनेसेस ठप ना हो, चाहे लॉकडाउन्स लगे हैं, चाहे कंट्री की रिक्वायरमेंट चेंज हुई हैं, लेकिन बिजनेसेस चलते रहे। मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाओ। इससे एक तो इंडियन रिसोर्सेज यूज होंगे, इंडियन ह्यूमन रिसोर्स को जॉब मिलने में आसानी रहेगी, लोगों को जॉब मिलने में, जॉब क्रिएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और फॉरेन मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो रिकॉग्नाइज होने में मदद मिलेगी। तो इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बनाओ, लेकिन उसे एक्सपोर्ट करो, ये मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव है। आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ रिलायंस, हमें अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी, चाहे वो कपड़े के रॉ मटेरियल को लेके हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स को लेके हो, हमने कम कर देनी है। जूडियो एक ब्रांड सुना होगा आपने, है ना, टाटा का ब्रांड है जूडियो, फास्ट मूविंग फैशन ब्रांड है। तो बड़े मिनिमम कॉस्ट में ये कपड़े बनाते हैं, और बांग्लादेश से इंपोर्ट किया जाता था ये कपड़ा जो है, रॉ मटेरियल। लेकिन कुछ क्राइसिस आई, है ना, और बांग्लादेश में जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, तो रॉ मटेरियल वहाँ से बंद हो गया। तो कहने की बात ये है कि ऐसे केस में जूडियो, जो कि फास्ट मूविंग ब्रांड जो है, और बहुत ही एक चीप से मॉडरेट प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अभी तक मार्केट एक्सप्लोर नहीं करी गई थी, तो इस केस में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से इम्पोर्ट डिपेंडेंसी होने की वजह से इनका रॉ मटेरियल जो है वो रुक गया, जब देयर वर इश्यूज इन बांग्लादेश। तो एक एग्जांपल है कि एक किसी कंट्री पर, चाहे रॉ मटेरियल, चाहे फूड ग्रेन, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे एक्सोटिक फ्रूट्स, किसी चीज़ के लिए इतना डिपेंडेंट नहीं होना, राइट। सो दिस इज टू सपोर्ट द लोकल बिजनेस एंड इनोवेशन। तो इस तरह से आत्मनिर्भर भारत जो है हमें सेल्फ रिलायंट बनाता है। अब ये कुछ स्कीम्स हैं जो आपने याद रखनी है, ये स्कीम्स की समरी है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो आपने पढ़नी है। ठीक है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया नाम से ही पता चल रहा है, अगर मेरे पास कोई इनोवेशन है, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, मेरे पास कोई आइडिया है जो कि एक नई प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, तो मैं स्टार्टअप इंडिया की मदद ले सकती हूँ, और न्यू स्टार्टअप्स यहाँ पर जो है ये बिल्ड होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्टअप, कुछ शुरू करो। स्टैंड अप मतलब अपने पैरों पर खड़े होना। किसको बोलते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो? जो कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है ना, अंडर सर्व्ड है, वीकर है। तो विमेन, ST SC एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्टैंड अप स्कीम है, जिसमें कि गवर्नमेंट चाहती है कि इनको इजी फाइनेंसिंग मिले, और कोई अगर बिजनेस आइडिया है इनके पास तो ये एग्जीक्यूट कर सके। फाइनेंसिंग और अदर रिक्वायरमेंट जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स कवर करेंगी। सो स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, डिटेल भी है यहाँ पर इसकी। स्टैंड अप इंडिया की अगर मैं बात करूँ, एलिजिबिलिटी है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ST SC के लिए 18 ईयर्स ऑफ अबव आपकी एज होनी चाहिए। नेचर ऑफ लोन आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का मिल सकता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से। न्यू एंटरप्राइज लॉन्च करने के लिए ये लोन होना चाहिए। साइज ऑफ लोन जो है आपका 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट को कवर करेगा। इसके अलावा आपको, अगर आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट 15% या उससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 85% वाला नॉर्म कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर जनरलाइज वे में बात करूँ, तो 85% तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट कवर हो जाए, इस तरह का साइज ऑफ लोन आपको यहाँ पर मिल सकता है। रीपेमेंट जो है आपको 7 साल में करनी है, जिसमें कि पहले के 1.5 साल आपको मॉरेटोरियम के मिलेंगे, यानी कि आपको कोई रीपेमेंट स्टार्ट नहीं करनी। यू हैव टू स्टार्ट द रीपेमेंट ऑफ लोन ओनली आफ्टर 1.5 ईयर्स, राइट। स्टार्टअप इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो इनोवेशन के लिए बना है ना, जो स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए बना है, तो उसकी एलिजिबिलिटी जो है, दैट इज कि एक तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। टर्नओवर 100 करोड़ से कम का होना चाहिए। टाइम पीरियड शुरू हुए हुए जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तब से 10 साल तक के टाइम में आप स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स जो है वो अवेल कर सकते हो। इनोवेशन होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए किसी तरीके की। आपका बिजनेस जो है या तो वो कुछ इम्प्रूव कर रहा हो, कोई प्रोसेस इम्प्रूव कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, कोई नई इनोवेशन ला रहा हो, तब आप इस स्कीम का अवेल कर सकते हो बेनिफिट्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो तो, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप उसको स्प्लिट कर रहे हो,
ठीक है? तो ये नहीं बोल सकते आप कि अच्छा मेरा ये बिज़नेस था चॉकलेट का और अब मैं इसको 2 अलग-अलग बिज़नेसेस में स्प्लिट कर रहा हूँ। एक में मैं डार्क चॉकलेट बना रहा हूँ, एक में मिल्क चॉकलेट है। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। तो स्प्लिटिंग को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा और तब आप इस स्कीम को अवेल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको इसमें मिल सकते हैं? फर्स्ट इज़ फंडिंग, काफ़ी ज़्यादा इनिशियल फंडिंग आपको मिल सकती है। टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है, कॉन्जेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो पेपर वर्क, कंप्लाइंस, ये सब है, ये आपका प्रोसेस बहुत इजी कर दी गई है। टाइम कंज्यूमिंग जो है वो नहीं रही, सिंगल विंडो ओपन कर दी गई है क्लियरेंसेस के लिए। बहुत सारी चीज़ें सेल्फ सर्टिफिकेशन से आप कर सकते हो, ये नहीं है कि आपको साइन लेने के लिए 6 6 महीने रुकना पड़ रहा है। सो दैट इज़ नॉट द केस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया है, टैक्स बेनिफिट है और फंडिंग सपोर्ट है स्टार्टअप इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा और भी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर या रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करते हो तो। देन यू हैव मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ। इसके 4 पिलर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट तो आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इंडिया में जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो और उसे हम एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट, ये 4 पिलर्स हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज। इसके अलावा देयर इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये जो स्कीम है, दिस इज टू बूस्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ कुछ एरियाज इसमें डिफाइंड हैं कि भाई इन एरियाज में अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतने ज़्यादा इंसेंटिव। ठीक है, परसेंटेज उस हिसाब से चलेगी। तो इसीलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्यों करेगी गवर्नमेंट ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे 13 एरियाज आपको दिए हैं या सेगमेंट्स ऐसे दिए हैं जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, सो दैट हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकें और अदरवाइज भी यूज़ कर सके। प्रोडक्शन में ज़रूरत है उन चीज़ों की। ठीक है, तो इसमें सेगमेंट्स दिए हैं, याद रखने हैं आपको। बजट इस तरह का एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स, फिर मोबाइल फोन्स एंड ऑल दैट। लेकिन ये 13 मैंने यहाँ पर सेगमेंट्स डिफाइन किए हैं। इनको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, याद कर सकते हो। इट विल हेल्प यू, है ना? आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से गुड्स हैं। ईजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आपके ड्रग इंटरमीडियरीज एंड फार्मास्यूटिकल जो दवाइयों में डलते हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना? स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम, आईटी हार्डवेयर, फूड प्रोडक्ट्स, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। सो जस्ट गिव इट अ रीड। ठीक है, इसको याद करने की कोशिश करना। इसके अलावा ये कुछ रीसेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स की एक समराइज्ड लिस्ट है जो मैंने आपके लिए बनाई है। कुछ इसमें नया नहीं है, ये तो वो है जो हम पढ़ चुके हैं ना। बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्न इंडिया इनटू ग्लोबल हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, यानी कि 3 लाख करोड़ तक के लोन्स मिल सके बिना किसी कोलेटरल के, कुछ गिरवी रखे हुए एमएसएमईज को। ठीक है, तो क्यों देने हैं ऐसे? ताकि कोविड में उनका बिजनेस ठप होने से रुक सके, तो उस टाइम पे ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट खादी इंस्टीट्यूशंस को चीपर लोन्स के लिए। ठीक है, अगेन 1 लाख करोड़ के विदाउट कोलेटरल लोन्स के लिए फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, ये क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम। तो कहने की बात ये है कि अलग अलग आपके पास यहाँ पर ये स्कीम्स है और इनके मैंने थोड़े से पर्पस डिफाइन कर दिए हैं ताकि आप पढ़ो और आपको समझ आ जाए। ठीक है, उद्यमी मित्र पोर्टल, एमएसएमई संबंध, इनको एक बार पढ़ो और याद रखने की कोशिश करो। स्फूर्ति, जैसे कि स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, वेवर्स, आर्टिजन्स, उनके छोटे छोटे क्लस्टर्स यानी कि ग्रुप्स फॉर्म कर दें। क्योंकि एक आर्टिसन तो कितने ही लेवल पर कंट्री को डिफाइन कर लेगा या कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को केटर कर लेगा, है ना? अगर मैं एक आर्टिसन की बात करूँ, कितने प्रोडक्ट, 1000, 10,000, 20,000 प्रोडक्ट बना लेगा, है ना? तो उससे तो फायदा नहीं है। लेकिन छोटे छोटे 20-20 हज़ार के अगर मैं 10 भी मैं लेकर आ गई वेवर्स या आर्टिजन्स, अब मैं कुछ बड़े लेवल पर प्रोड्यूस कर सकती हूँ। एक्सपोर्ट करना है तो बड़े लेवल पर कर सकती हूँ। तो क्लस्टर्स बना लो, ग्रुप बना लो। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के बूस्ट के लिए किस स्कीम से फायदा ले सकते हो या हेल्प ले सकते हो? स्फूर्ति। इसी तरीके से अस्पायर। ठीक है, एंड देन एनएमसीपी, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। तो ये सारी स्कीम्स हैं, प्लीज़ इन्हें पढ़ना और याद रखने की कोशिश करना, ये आपको एग्जाम में बहुत मदद देंगी। तो क्वेश्चन फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स आर प्रायोरिटी सेक्टर्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स? एग्रीकल्चर है,
माइक्रो स्मॉल है, मीडियम है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, आईटी है, नहीं है, आईटी अभी तक नहीं है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 1, 2 एंड 3। Priority sector lending norms applicable to banks involves lending to certain areas of the economy. इसमें क्या क्या आ जाता है? वो सेक्टर्स जो कि शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स है? नहीं, है ना? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हम किन स्पेसिफिक एरियाज को इन्वॉल्व करते हैं। देखो ये तो हमें पता ही है कि वो 9 एरियाज हैं प्लस उसमें 3 और ऐड हुए हैं, लेकिन इसके अलावा वो कौन सी सेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करें? बिल्कुल। जो पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करें? हाँ। और साथ ही साथ जो ग्रो करने में कंट्री को मदद करे, ऑल इंक्लूसिव, राइट? सो दो सेक्टर्स हु हैव शेड्यूल्ड का शेड्यूल्ड ट्राइब इंडिविजुअली ऐसा मेंशन नहीं किया कि इनको प्रायोरिटी सेक्टर बोलना है, लेकिन ये वास्ट एरिया को इम्पैक्ट करते हैं, हाँ करते हैं, है ना? लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस बाकी पढ़ लेते हैं। ओनली दो सेक्टर्स दैट हैव अ हाई प्रपोर्शन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड? नहीं। सेक्टर्स कंट्रीब्यूट मोस्ट टू जीडीपी? हाँ ये है। ओनली सेक्टर्स दैट हैव सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ऑन वास्ट पॉपुलेशन एंड आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। ये बिल्कुल बेस्ट तरीके से डिफाइन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसके साथ ही हमने आज का जो आपका चैप्टर है, जो ये सेशन है हमारा, हमने कवर कर लिया है। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर जैब मे 2026 एग्जाम, तो आप edutap.in एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको ये सभी तरीके के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें लाइव क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, लाइव सेशंस के थ्रू सब कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपकी मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग क्लासेस होंगी ताकि आपका ऑफिस आवर्स डिस्टर्ब ना हो, और इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, और ये सब मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई डिटेल में, तो ब्रोशर आप पढ़ सकते हो, सारा कुछ आपको इस कोर्स के बारे में पता चल जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हो। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस अगर आपको चाहिए, कि आपको अपनी कन्वीनियंस पे देखना है, 10 से 15 मिनट की वीडियोस हैं और अपने हिसाब से आप देखना चाहते हो, तो मास्टर कोर्स आप अवेल कर सकते हो, जिसमें कि लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले, और ये सारा कुछ यहाँ पर भी अवेलेबल रहेगा। अगर किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट कर रहे हो, तो आईई एंड आईएफएस फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा। पीपीबी के लिए भी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम सबके लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, क्योंकि मे बी आपने पहले अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो उस केस में टेस्ट सीरीज आप ऑप्ट कर सकते हो, इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। So, I hope this lecture helped you to understand a lot of important things, and आपको कैसा लगा मुझे comment section में ज़रूर बताइए। And एक क्वेश्चन और है, चलिए ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम बिफोर एंडिंग द सेशन। Which among the following statement is or are correct with respect to micro, small and medium sector? The sector has great employment potential at high capital cost। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो हाई कैपिटल कॉस्ट पर ये ऑपरेट करती हैं ऐसा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली हाई कैपिटल कॉस्ट तो नहीं चाहिए, कम कैपिटल कॉस्ट चाहिए, है ना? तो ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अकाउंट फॉर 90% ऑफ बिजनेस ग्लोबली, ये बिल्कुल सही बात है, 90% जो बिजनेस है वो एमएसएमईज के थ्रू बन रहा है, और एम्प्लॉयमेंट भी 50% या उससे ज़्यादा ये जनरेट कर पा रहे हैं। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 to 3%। So that is all for today's session, guys. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.